बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, इच्छा आपकी। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे देश ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्येक धर्मों के लोग यहाँ पर निवास भी करते हैं और बहुत ही मौज से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में कोई भेदभाव होता हो, जैसा कि अन्य देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, और ज़्यादातर देशों का एक अपना एक धर्म होता है और वहाँ पर उसी धर्म की प्रधानता होती है। बाकी अन्य के साथ सबके साथ भेदभाव होता है। चाहे आप जैसे राष्ट्रों के साथ ले लीजिए, जो खास करके इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ अन्य जातियों के साथ, अन्य धर्म वालों के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, जो क्रिश्चियन कंट्री है वहाँ भी अन्य देश अन्य धर्म वालों को मानने वालों के साथ भेदभाव होता है। लेकिन हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों के लोग खूब मौज से रहते हैं। उतने मौज से रहते हैं कि जितना वे अपने धर्म देशों में या उन धर्म से संबंधित देशों में वो नहीं रहते। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम उतना आराम से, उतनी आज़ादी से नहीं रहते जितना हमारे देश में रहते हैं। तो वही कंडीशन हमारे यहाँ क्रिश्चियनों की, सिखों की भी है। ठीक है, चलिए। एक राष्ट्र के मार्मिक हित अगर देखा जाए तो एक प्रकार से भारत देश विविधता में एकता का प्रतीक है। ये बात दूसरी है कि जो है कहीं कहीं छिटपुट, दंगे फसाद, झगड़े, लड़ाई, सांप्रदायिक ये सब होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में विविधता में एकता जो है देखने को मिलती है। एक राष्ट्र के मार्मिक हित होते हैं एकता, अखंडता और संप्रभुता। और हमारे देश की प्रकृति ही ऐसी है कि बहुत सारी संभावनाएं व्याप्त हैं। व्याप्त इसलिए हैं कि हमारे यहाँ अलग अलग जैसे धर्मों के लोग हैं, तो हर धर्मों में विभिन्न जातियां भी हैं। ठीक, जातियों में भी उपजातियां भी होती हैं। ठीक, जो कि हमारे यहाँ ये अखंडता या खंडता जैसे जो है बहुत सारी संभावनाएं या बहुत सारे खतरे व्याप्त हैं। लेकिन ये तो हमारे देश की महानता है कि जहाँ पर अनेकता में भी एकता देखने को मिल रही है। ठीक, और यहाँ जो संभावनाएं व्याप्त हैं यही हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। वे खतरे इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे देखा जाए पहला हमने कुछ चैप्टरों के अंतर्गत हमने इनको जो है रखा है, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद या जातीयता, क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, भाषावाद, जनजातीय विद्रोह, निर्धनता एवं बेरोजगारी, पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, नक्सलवाद। इसके अतिरिक्त भी मित्रों अगर आपके दिमाग में कुछ आता है कि ये भी हमारे देश के लिए क्षेत्रीय खतरे के रूप में शामिल हो सकते हैं, तो आप लोग उसको शामिल कर सकते हैं। गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को भी शामिल होना चाहिए, जो कि सर जी ने नहीं किया है, तो आप लोग उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए। पहला नंबर, सांप्रदायिकता। भारत विभिन्न विचारधारा, धार्मिक, सामाजिक परंपरा एवं रीति रिवाज आदि का निवास स्थान है। अब भारत विभिन्न धर्मों का भी निवास स्थान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जानते हैं। धर्म कोई छोटा नहीं होता, ये भी हम लोग जानते हैं। लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन कट्टरपंथियों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ना सिखाया। कहने का मतलब धर्म का राजनीतिकरण हुआ तो वहीं धर्म जो है एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा से जो है हिंदू मुस्लिम बहुत पहले से ही रह रहे हैं। हालांकि बात की जब भारत के आज़ाद हुई थी, भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चलते हुए हिंदू मुस्लिम में या क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा विद्वेष की भावना पैदा कर दी, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगों के बीच में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ठीक, और वर्तमान में सांप्रदायिकता की बीमारी बहुत मात्रा में है। दंगे होना सामान्य सी बात हो चुकी है, ये बात ठीक है। हालांकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करता है। जिसको धर्म के बारे में वास्तविक ज्ञान होता है वो कभी सांप्रदायिकता की बातें सोच नहीं सकता। उसके लिए हर धर्म बराबर होते हैं और हर व्यक्ति बराबर होते हैं। किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, वो चाहे जिस धर्म का हो, हर धर्म ये सिखाता है कि किसी की हत्या कर देना पाप है। ठीक है, बाकी ये बात दूसरी है कि जब से धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, यहाँ पर धर्म की परिभाषा को ही इनके कट्टरपंथियों ने बदल दिया है। ठीक है, एक छोटी सी घटना भी अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाती है और 1857 के विद्रोह में
जैसे देखा जाए हमारे यहाँ तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम दोनों जो है साथ साथ अंग्रेजों से लड़े थे भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालकर दोनों को लड़ाने का काम किया, जिसका परिणाम ही है हम लोगों के सामने कि भारत इस समय दो मुस्लिम राष्ट्रों और एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में सामने मौजूद है। दो मुस्लिम राष्ट्रों में पाकिस्तान और बांग्लादेश, और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत। ठीक, भारत एक जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने धर्म पालन परिवर्तन हेतु स्वतंत्र है। ठीक है। अगला है जातीयता या जातिवाद। हमारे यहाँ जातिवाद जातीयता तो देखा जाए तो विभिन्न जातियों का भी क्षेत्र है, यानी पर 4 धर्म, हर धर्मों में अलग अलग जातियाँ, हर जातियों में भी अलग अलग उपजातियाँ, ऐसा क्षेत्र है हमारा भारत, ऐसा देश है। ठीक, जो कि जातीयता और जातिवाद का मतलब होता है कि अपनी जाति के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना और अन्य जातियों के लिए जो है उपेक्षा करना, यही है जातिवाद का प्रतीक। ठीक, जैसे हम लोग कह देते हैं सामान्य भाषा में कि व्यक्ति बहुत जातिवादी है, इसका मतलब कि अपनी जाति वालों का विशेष ख्याल रखता है और अन्य जाति वालों का की उपेक्षा करता है। जहाँ पर धर्म की बात हो जाएगी, अगर अपनी जाति का व्यक्ति जो है अगर अधर्म भी करता है तो भी वो उसी का साथ लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं इसके अंदर बड़ी जातीयता है, बड़ी जातिवादी है। ठीक, अब फिर अपने यहाँ जो है जातीयता या जातिवाद कुछ न कुछ कमियां तो है ही मित्रों, चाहे नेतृत्व स्तर पे हो। अगर हमारे यहाँ कोई नेता भी होता है तो मनुष्य ही ना, जो हमारे और आपके बीच से ही होके गया है। ठीक है, कोई उसको भगवान ने तो वहाँ से बिल्कुल नियुक्त करके नहीं दिया है, सर्वशक्ति संपन्न तो उसको नहीं बनाया है कि हाँ इनको ऐसा हम बना देते हैं कि इनके अंदर हर धर्म हर जाति को मानने की भावना इनके अंदर स्वतः पैदा हो जाए। हमारे आपके बीच से ही गए हैं, जिसकी जैसी विचारधारा और जैसी सोच होती है वैसा ही वो राजनीतिक स्तर पर भी जाने के बाद वो करता है। अगर जातिवादी व्यक्ति जो है सत्ता में पहुंचता है तो वहाँ भी जो है अपनी जातियों को विशेष ध्यान देते हुए अन्य जातियों की उपेक्षा करता है, जिससे हमारा जो है एकता, जहाँ पर फिर वहीं पर जो है एकता और अखंडता हमारी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो ये नेतृत्व स्तर पर मित्रों जातीयता और जातिवाद व्याप्त है, कहीं ना कहीं, सबको हम नहीं कहते लेकिन कहीं ना कहीं व्याप्त जरूर है। सांप्रदायिकता केवल धर्म पर आधारित खतरा होता है, लेकिन जातीयता तो उन धर्मों के बीच का धर्मों के अंदर का खतरा है। हमारे देश में जातिवादी खतरा नेताओं के द्वारा अधिकतर फैलाया जाता है। जातिवादी वोट बैंक की राजनीति व्याप्त है। हिंदू धर्म में कई जातियां हैं, इस्लाम में शिया सुन्नी के अतिरिक्त कई जातियां हैं। जातियां आपसी हितों को लेकर भी टकराती हैं। जातिवाद की मिसाल उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। जातियों की एकता जैसे क्षत्रिय महासभा, नायर समाज, जातिगत एकता सम्मेलन आदि सबसे अधिक खतरे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल जातियात के जो जातियों के बारे में आप लोग से अच्छा और कौन जानता होगा, आप लोग खुद भी समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अपनी जातियों के लिए कोई कार्य करना, अपनी जातियों के लिए कोई कार्य करना जिसके कारण अन्य जातियों की उपेक्षा हो जाए, वही है जातिवाद। ठीक है, अब सबके लिए, जबकि सत्ता में होने का मतलब ही है कि सबके लिए बराबर कार्य किया जाए। ये चीज़ देखा जाए तो फिलहाल ये नेताओं तक ही नहीं, ये चीज़ एक प्रकार से व्यक्तिगत व्यक्ति में व्याप्त है। हम लोग देखते हैं अपनी जाति का नेता है तो वोट जरूर दे देते हैं, और ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति अच्छा है या खराब, इतना सोचने की क्षमता हम में नहीं होती, ना सोचना चाहते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रकार से हमारे देश के लिए खतरा है। अगला है क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद। क्षेत्रीयता एक चुनौतीपूर्ण खतरा है। क्षेत्रीयता का मतलब होता है कि जैसे विभिन्न क्षेत्र है ना, जैसे हम लोग कह लेते हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं, अगर क्षेत्र के आधार पर हम उनका सपोर्ट करने लगे तो वही क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद होता है। ठीक, कहते हैं हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे जिले के हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके हम जो है गलतियों पर भी पर्दा डालने का कार्य करेंगे और दूसरों के साथ भेदभाव करते रहेंगे तो वही है मित्रों क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, यानी क्षेत्र के आधार पर जो है उनको कोई लाभ दे देना, उनका सपोर्ट करना, यही है क्षेत्रवाद। ठीक, क्षेत्रवाद का अर्थ होता है कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समानताओं पर आधारित संकीर्णता की विचारधारा। आज़ादी के बाद क्षेत्रीयता के 2 रूप सामने आए, अलगाववादी आंदोलनों के रूप में, जैसे अकाली दल, नागाओं का विद्रोह आदि, ये सब जो है अलगाववादी के रूप में है। अधिक स्वायत्तता हेतु संवैधानिक शांतिपूर्ण आंदोलनों के रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बढ़ गया। ठीक है, बिहार झारखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बढ़ गया, उधर क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बन गया।
ठीक है। क्षेत्रवाद भी विभिन्न उच्च पद प्राप्त एवं नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। विशेष क्षेत्र का विकास करना, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति है, तो ये सभी कार्य हो रहा है। अक्सर राजनेता जो है मित्रों, ये सामान्य सी बात है, इसे आप लोग जानते भी होंगे, अक्सर राजनेता अपने चुनावी क्षेत्र का विकास करने पर अधिक जोर दे देते हैं, जो आगे चलकर अखंडता हेतु चुनौती बन जाता है, और उन क्षेत्रों में विद्रोह, अराजकता, नक्सलवाद आदि का खतरा पैदा हो जाता है जिस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। मित्रों, खास करके आप लोग देखते होंगे जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो ये सब जो है चाहे उच्च कोर पे मंत्री भी बन जाएं, लेकिन जो है इनकी जो जड़ होती है वो विधानसभा या लोकसभा तक ही सीमित, वहाँ पे ही सीमित होती है। अगर वो विधानसभा का चुनाव जीत के नहीं जाएंगे तो वहाँ उनका चयन नहीं होगा। ठीक है, यानी मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए भी सबसे पहले विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीतना आवश्यक होता है। तो नेता लोग करते क्या है कि जिस क्षेत्र से ये लोग चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र का विकास जो है खूब जम के करते हैं। पता लगा कि जो है, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि पता लगा पूरे ऊर्जा मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, हालांकि सारी ऊर्जा का खपत वो अपने चुनावी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वहाँ का विकास तो ज़्यादा होता चला जाएगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों का विकास जो है ठप हो जाएगा। जबकि देखा जाए तो है पूरे यूपी के ऊर्जा मंत्री अफारी ऊर्जा का खपत जो है करते हैं अपने चुनावी क्षेत्र में। तो ऐसे हर प्रकार के मंत्री, हर प्रकार के कैबिनेट के मंत्री भी जो है ऐसा करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हम अपने क्षेत्र को बना कर रखेंगे तो हम कभी चुनाव जीत हारेंगे ही नहीं। ठीक है, अक्सर यही कार्य लोग करते भी हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि इटावा मैनपुरी बिल्कुल स्वर्ग जैसे लग रहा है, तब उसका एक अपना अलग क्षेत्र है, अपना एक वही है एक प्रकार से क्षेत्रवाद का उदाहरण। ठीक है, हालांकि हम स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नेतागण अपने ही विधानसभा या अपने ही लोकसभा क्षेत्र का चुनावी क्षेत्र का विकास करते हैं, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा होती है। तो ये भी क्षेत्रवाद जैसे खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भाषावाद। यह भी अन्य की भांति एक चुनौती होती है। यदि भाषा की शक्ति नहीं होती तो अधिकार सीमित होते। भाषा और समाज एक दूसरे के अनिवार्य अंग हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी, मराठी, पहाड़ी, उड़िया, गुजराती, असमी, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, बिहारी, तेलुगु आदि। ठीक है, भाषाई आधार पर भी भारत में कई वर्ग जन्म ले सकता है। हिंदी प्रत्येक क्षेत्र पर बोली और समझी जाती है। कहीं कहीं भाषा के आधार पर टकराव भी होता है। भाषा का टकराव भी अलगाववाद को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो भाषाई आधार का मतलब यही है मित्रों, अगर हम किसी पर जो है जबरन जो है किसी भाषा को थोप देंगे तो वहाँ पर जो है ऐसी स्थिति, ऐसा खतरा पैदा हो सकता है। मान लीजिए अगर हमने हिंदी भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम मानते हैं, लेकिन अगर हिंदी भाषा हम हर क्षेत्रों में थोप दें कि हिंदी ही जरूरी है, हिंदी ही जरूरी है, तो मित्रों जिसको तेलुगु आती है हिंदी नहीं आती, जिनको अंग्रेजी आती है हिंदी नहीं आती, उनके लिए कष्टदायक होगा। तो उनके मन में ऑटोमेटिक विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी। तो भाषाई आधार पर भी वो लोग राज्य की मांग करना शुरू कर देंगे कि जितने लोग जो है उड़िया भाषा वाले हैं, जितने लोग ये बंगाली भाषा वाले हैं, जितने लोग जो है ये तेलुगु भाषा वाले हैं, ये लोग अपने लिए अलग अलग देश की मांग करेंगे। तो वहाँ भी एक प्रकार से क्षेत्रवाद जैसा खतरा भाषा के कारण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है मित्रों, एक चीज़ उदाहरण के रूप में आपको बता दें कि बांग्लादेश से जो पूर्वी पाकिस्तान जो है, जो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ था, एक कारण उसमें जो है भाषाई विवाद भी था, भाषावाद भी था। अब वहाँ के बंगाली लोगों को फिर बंगाली भाषा आती थी, इधर जो है सिंधी और ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो है इनको उर्दू भाषा ज़्यादा अच्छा आती थी, तो इन्होंने जबरन जो है उर्दू भाषा को उन पर थोप दिया। अब जिसको उर्दू नहीं आती है उसको उर्दू अगर बोलना पड़े तो कैसा लगता है, लेकिन फिलहाल अपने देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। बाकी हर क्षेत्रों में अगर कोई पेपर वगैरह होता है, कहीं कोई परीक्षाएं होती है, तो आप देखेंगे अंग्रेजी या तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपे होते हैं, या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे होते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे देश में ऐसी संभावना, हर चीज़ में हम लोग स्वतंत्र हैं भाषाओं के रूप में, लेकिन कभी कभी अगर भाषाओं को लेकर विवाद पैदा हो गया तो ये विवाद भी पैदा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है जनजातीय विद्रोह। भारत के आदिवासियों को जनजाति कहा जाता है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, आज भी वह राज्य के बाहर है। ठीक है, भारत की कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं, जैसे भील जो कि खास करके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। संथाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार में पाई जाती हैं। गोंड ये आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले लोग हैं। नागा एवं मिजो पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले
ये जनजातियां हैं। ठीक है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है मित्रों, आप देखेंगे अफांत क्षेत्र है। नागा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्रों में भी शुरुआत में ही इनके वहां पर अफांति छाई हुई थी। ठीक, नागा एवं मिजो विद्रोहियों के कारण दोनों ने एक नए पृथक राज्य की मांग की। इसी प्रकार असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आदि में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इनको चीन एवं पाकिस्तान से प्रशिक्षण, हथियार एवं समर्थन दिया जा रहा है। अब वहाँ पर जो है जब अपने देश के लोग, जब वहाँ पर अपने देश के लोग उनके साथ, अपने देश के ही ऐसी जातियों के साथ, नागरिकों के साथ भेदभाव करेंगे, वहाँ से कोई भी चुनावी क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए तो सभी चले जाते हैं, चुनाव जीत कर चले भी आते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर जो है विद्रोह की भावना तो व्याप्त तो होगी ही, और वे अलगाववाद की मांग भी करते रहेंगे। भाई जैसे घरों में खास करके होता है, जब कहीं भेदभाव होता है तो लोग खुद ही कह देते हैं कि हमको अलग कर दीजिए। वही कंडीशन देश में भी होती है। अगर जिस जाति के साथ, जिस वर्ग के साथ, अगर जनजातियों के साथ जो है जैसे अगर उसी तरह भेदभाव होगा जैसे, तो भी यही कहेंगे ठीक है अलग करिए, या फिर विद्रोह करेंगे, या तो फिर हथियार उठाएंगे। हमारे बगल में ये जो है चाइना और पाकिस्तान ऐसे हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं कि तुरंत हथियारों से उनकी मदद भी कर देंगे। भाई उनका क्या जाता है, मरो तुम मरो, चाहे भारतीय क्षेत्र का विनाश हो, चाहे तुम्हारा विनाश हो, उनको तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगला है निर्धनता एवं बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या अधिक एवं रोजगार के अवसर कम है। गरीबी एवं बेरोजगारी भी खतरनाक होती है मित्रों, जो कि विरोध, विप्लव एवं नक्सलवाद हेतु उत्तरदायी भी होती है, विद्रोहों हेतु भी उत्तरदायी होती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी का पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। गलत रास्ते का चुनाव भी हमारे यहाँ के नौजवान कर सकते हैं, जिसके कारण जो है रोजगार, भाई रोजगार तो रोजगार होता है, कुछ वैध होते हैं, कुछ अवैध होते हैं। तो चोरी, डकैती, लूट मार, तस्करी आदि को बढ़ावा मिलेगा मित्रों, इतना भी ध्यान दीजिएगा। तो ये समझ लीजिए आप, अगर हमारे देश में निर्धनता और बेरोजगारी ज़्यादा फैली, क्योंकि निर्धनता और बेरोजगारी फैलाने वाले भी अमीर लोग ही होते हैं। भाई वे यही चाहते हैं ना कि गरीबों को नौकरी ना मिले, हम लोग नौकरी करें। तो अंत में मित्रों इतना भी ध्यान रखिएगा, अगर ये गरीब जिस दिन से बेरोजगार और भुखमरी के शिकार पर होना शुरू हो गए, उस दिन अमीरों के लिए भी सबसे बड़े खतरा यही बनेंगे। क्योंकि मित्रों पैसा भी उन्हीं के पास होगा, लूटेंगे भी उन्हीं को, ये लूट मार करेंगे, हत्याएं भी उन्हीं की करेंगे। इसलिए भारत सरकार भी दायित्व है, और हमारे उच्च पद पर बैठे हुए हमारे अधिकारियों का भी ये दायित्व है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे निर्धनता एवं बेरोजगारी को बढ़ावा ना दें। ठीक है, अन्यथा खतरा उनके लिए ही होगा, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि ये गरीब और लाचार व्यक्ति जो है उस समय खतरनाक हो जाता है जब उसके पेट का भूख जो है जब शांत नहीं होती, तब तो उसके सामने यही आ जाती है ना कि मरना तो है ही, कुछ करके मरो, यानी करो या मरो, या मरता क्या ना करता, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। और भटके हुए नवयुवक पड़ोसी राष्ट्र किसी भी प्रकार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भाई अगर भटके हुए नवयुवक हैं, अगर वो लड़ाई का अगर मन में ठान ही लिए हैं, ये चीज़ हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को पता चल जाए जो हमारे दुश्मन है, तो हथियारों की सप्लाई तो मुफ्त में कर देंगे उनको। ठीक, अगला है पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी। ये भी सुरक्षा हेतु बाधक है। अब जैसे पारिश्रमिक असमानता का मतलब होता है कि काम अलग अलग होता है, सॉरी काम एक ही है लेकिन वेतन में अंतर होता है। अब यहाँ पर आप एक टीचर की भर्ती की ही उदाहरण आप ले लीजिए। एक सरकारी अध्यापक अगर प्राइमरी का भी है तो वो जो है उसकी पेमेंट जो है क्या बोलते हैं लगभग 60-70 हज़ार रुपये है। लेकिन अगर एक डिग्री कॉलेज का अध्यापक अगर जो है प्राइवेट है तो उसकी तनख्वाह जो है 10,000 से लेके, यानी 8,000 से लेके 25,000 30,000 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई भी नौकरी, बड़े पोस्ट की कोई भी प्रोफेसर या प्रोफेसर रैंक का जो भी प्राइवेट स्तर का होगा, हमारे यहाँ एक सरकारी सफाई कर्मी से भी कम पाता है, ये समझ लीजिए। अब ये देखिए जाए, जबकि दोनों के जो है योग्यता में, दोनों की क्वालिफिकेशन में, दोनों के स्टैंडर्ड में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि एक सरकारी है, दूसरा प्राइवेट है। ठीक है, तो मित्रों काम में अगर अंतर नहीं है लेकिन पारिश्रमिक में ज़मीन आसमान का अंतर है, और जो कि हमारे यहाँ भारी मात्रा में व्याप्त है, ये भी हम कह रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ कभी जो है जब तक जो है पेट खाली नहीं होगा तब तक कोई भी संभावनाएं, कोई भी जो है खतरे उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ ये अंतर जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में व्याप्त है।
समान कार्यों हेतु समान वेतन नहीं, मजदूर की मजदूरी से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव हो रही है। श्रमिक वर्ग भी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, जो कि नेतृत्व स्तर पे व्याप्त है। मित्रों, देखा जाए तो नेताजी लोग भी जो है, देखिए कभी कभी ऐसी भी होती हैं कि भर्तियों में लोग कहते हैं कि ये पैसा जो है घूस घूस वगैरह लेते हैं लोग भर्ती के लिए, कहते हैं ये पैसा जो है ऊपर तक जाता है। ऊपर तक का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष तक जाता है। तो मित्रों, ये भी हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, अब वो यहाँ जाता है कि नहीं जाता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बातें होती हैं हमारे देश में तो ये भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब भाई, जहाँ पर जो है श्रमिकों को जो है इतना मजदूरी नहीं मिलती कि अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर सकता, तो वहाँ भी तो खतरनाक हो सकता है। वही श्रमिक वर्ग भी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सकते हैं। ये भी नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। अपने लाभ हेतु कानून विरोधी कार्यवाही एवं अवैध कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है, और जो हमारे देश में ये भी भारी मात्रा में व्याप्त है। कोई भी कार्य आप देखिए, रिश्वतखोरी हो गया, नेतृत्व स्तर पर यह भी व्याप्त है। अवैध रूप से अतिरिक्त धन प्राप्त करने को रिश्वतखोरी कहते हैं। कहने का मतलब सरकार द्वारा दी गए धन को जो है उनको उससे जो है पूरा नहीं हो पाता। आम जनता, गरीब जनता से बिना कुछ पैसा ले लिए उनका काम भी नहीं करते, जबकि उन्हीं के पैसे पर वो लोग नियुक्त हुए हैं। ये कभी पता नहीं सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ व्याप्त अधिकारी, हमें लगता है शायद मोदी जी को ये बात पता चल गई है। उनको मालूम है कि सरकार कितना भी इनका पेमेंट बढ़ा दे, लेकिन जिनकी वो है लालच और फालतू वाली आदत पड़ी हुई है, जनता से बिना 10-20 रुपए ले लिए इनका पेट नहीं भरने वाला है। हमें लगता है इसीलिए वो सारी नौकरियां ही प्राइवेट किए जा रहे हैं कि जब तुमको प्राइवेट धन से ही संतुष्टि मिलती है तो प्राइवेट ही रहो बच्चा। चलो फिलहाल ठीक है। ये सरकारी कार्यों में, नौकरियों में मजदूरी आदि लगभग सभी स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी। सरकार द्वारा विकास कार्यों में भी व्याप्त है। मित्रों, कोई भी सरकार की ओर से पैसा पास होता है तो पहला नंबर है कि जो पैसा पास करता है 20%, 30% वही ले लेता है। उसके बाद उसमें इंजीनियर और अधिकारी लोग कमाना शुरू कर देते हैं। अर्थात अगर 1 लाख रुपए भेजा गया वहाँ पे, तो विकास कार्यों में मुश्किल से 10-20-50 हज़ार के अंदर ही लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। ठीक है मित्रों, तो अगर देखा जाए तो सरकारी धन को सभी लूटना चाहते हैं। सरकारी की बात छोड़िए, सरकारी कर्मचारी प्राइवेट आदमियों को लूटना चाहते हैं। अपने बदले में इनको जो है जितना तनख्वाह दिया जाता है उन पर कोई संतुष्ट नहीं रहता। तो ये भी एक प्रकार से खतरनाक है। खतरा इन्हीं के लिए होगा जो ऐसा करते हैं। मित्रों, इतना भी जरूर याद रखिएगा कि अगर हमारे देश में कोई खतरा हुआ तो खतरा उत्पन्न करने वाला गरीब, मजदूर, बेरोजगार होगा। और खतरा जिनके ऊपर होगा वे अमीर वर्ग होंगे, सत्ता पक्ष के लोग होंगे। क्योंकि जिसने सर पे कफन बांध लिया तो समझ लीजिए वो मौत से नहीं डरता, और जो मौत से नहीं डरता उससे भगवान भी डरते हैं। ठीक है, अगला है नक्सलवाद। ये चीनी विचारधारा से प्रेरित हैं। नक्सलवादी कम्युनिस्ट आंदोलनों का नाम होता है नक्सलवाद। एक अरे यार तू लोग, नक्सलवाद ये जो है चीनी विचारधारा से प्रेरित है। कम्युनिस्ट आंदोलन का ही नाम होता है नक्सलवाद। प्रारंभ में 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में, जिसमें कानू सांथ्याल एवं चारू मजूमदार द्वारा सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया गया। मजूमदार माओ से तुंग के प्रबल समर्थक थे और भारतीय मजदूरों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी होती हैं, ऐसा मानना था मजूमदार का। खास करके नक्सलवादी जो हैं ये कहते हैं कि हम मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये जो है देखते हैं कि गवर्नमेंट मजदूरों और किसानों की स्थिति को बिल्कुल जो है नर्क बनाए हुए है, तभी जो है ये जो है इनकी अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के विरुद्ध जो है सशस्त्र संघर्ष करते हैं। नक्सली मजदूरों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक वे अपने मार्ग से भटके हुए ना हो। तो भटकने का मतलब मित्रों ये होता है कि जब शुरुआती होता है तो इन्हीं को लेके लड़ते हैं, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान और चाइना जैसे राष्ट्रों से हथियार मिलने शुरू हो जाते हैं तो कुछ उनका भी काम करना पड़ता है। भाई, गवर्नमेंट को अपने ही देश के गवर्नमेंट का नुकसान करना है, अपने ही देश का नुकसान करना पड़ता है। आखिर वो फ्री फंड में हथियार दे रहे हैं ना। वर्तमान में बहुत से नक्सली संगठन वैधानिक रूप से राजनीतिक पार्टी, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, इसका रूप धारण कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। ये जो है अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बाकी नक्सल तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सार स्थानों पे है। माओ के प्रसिद्ध वाक्य नक्सलवादियों का जो मूल मंत्र है वो यही है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। ठीक है,
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए खुश रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।